देश में कोरोना का कहर जारी, कम नहीं हो रहे कोरोना से मौत के मरीज, कहर के बावजूद लापरवाही जारी। हो सकता है कि आप इन तस्वीरों को देखकर हैरान हो जाएं, लेकिन सच यही है कि कोरोना की दूसरी लहर के कहर के बावजूद इसके खतरे की अनदेखी करने वालों की कमी नहीं है। देश का ऐसा शायद ही कोई राज्य हो जहां इस तरह की तस्वीरें न देखने को मिले। अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो बिहार के नवादा की है, जहां बीते कई दिनों से लॉकडाउन जारी है, लेकिन सरकार के नियम एक तरफ और लोगों की मनमर्जी अपनी तरफ। यही वजह है कि शहर के मेन रोड से लेकर सब्जी बाजार, पुराना बाजार, कोला रोड, स्टेशन रोड सहित तमाम इलाकों में लोगों की भीड़ नजर आती है। आलम यह है कि लोगों की भीड़ की वजह से ट्रैफिक जाम तक हो जाता है और लोग घंटों इस जाम में फंसे रहते हैं। बताया जाता है कि हर दिन नवादा के लोगों को ऐसे ही हालात से गुजरना पड़ता है। नवादा जैसा ही हाल सीवान का भी दिखा, जहां लॉकडाउन के बावजूद लोग सड़कों पर नजर आए। सीवान के मैरवा में जब जगह जगह जाम लगने लगा तो हरकत में आई पुलिस सड़कों पर उतर पड़ी और ट्रैफिक जैम वाले इलाकों में जाने से लोगों को रोकती दिखी। बेवजह घर से बाहर आने वालों को पुलिस चेताकर लौटाती दिखी। ये हाल तब है जब देश में कोरोना के नए मरीजों के आने का सिलसिला जारी है और बीमारी की वजह से मौत का आंकड़ा भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में कोरोना की चपेट में 2,57,299 मरीज आए, जिनमें से 4,194 लोगों की मौत हो गई। लेकिन बीमारी फैलती है तो फैलती रहे, लोग इसकी चपेट में आते हैं तो आते रहे, लोग मरते हैं तो फिर मरते रहे। कई लोगों को इससे कोई मतलब नहीं, उन्हें मतलब है तो सिर्फ अपनी राजनीति से, भले ही नियम टूटे तो टूटे। यूपी के कानपुर की इन तस्वीरों को देखकर तो ऐसा ही लगता है। कानपुर में शहर काजी ने अपने समर्थकों की बैठक बुलाई थी और बैठक के बाद लॉकडाउन को तोड़कर सभी सड़कों पर नारेबाजी करते विरोध प्रदर्शन के लिए निकल पड़े। इस दौरान न चेहरे पर मास्क की जरूरत किसी ने महसूस की और न ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की परवाह की गई। और फिर लॉकडाउन की तो बात ही बेमानी होगी। कानपुर में तो अपनी ताकत और सियासत की परवाह करने वालों ने कोरोना के नियमों की परवाह नहीं की, लेकिन प्रयागराज में तो दाल, रोटी और सब्जी की चिंता में लोग लॉकडाउन और कोरोना के नियमों को ताक पर रखा है। सब्जी मंडी में लोगों की इतनी भीड़ उमड़ पड़ी कि पुलिस को दखल देना पड़ा। लोग नियम का पालन करें और सब्जी दुकानदार नियम तोड़कर कोरोना को फैलाने में मदद न करें, इसके लिए पुलिस ताकीद करती दिखी। राज्य सरकार ने कोरोना को काबू में करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहरों और गांवों का जायजा ले रहे हैं। सरकार कोरोना को काबू में करने के लिए इतनी गंभीर है कि यूपी सबसे ज्यादा नौजवानों को वैक्सीन की सुरक्षा देने वाला पहला राज्य बन गया है। यूपी में 18 से ज्यादा और 45 साल से कम उम्र के 10 लाख लोगों को अब तक वैक्सीन लग चुकी है। लेकिन सरकार की तमाम मुस्तैदी एक तरफ और अंधविश्वास और जानकारी की कमी दूसरी तरफ। आगरा के ग्रामीण इलाके से ऐसी ही एक तस्वीर बहुत कुछ सोचने को मजबूर करती है। बरौली अहीर गांव में एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे सुबह से लेकर शाम तक भीड़ नजर आती है। यहाँ कुछ लोग योग और कसरत करते नजर आते हैं। चेहरे पर मास्क की खाना पूर्ति करने वाले लोग इस भरोसे से यहाँ पहुँचते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे रहने से उनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। इसी भरोसे की वजह से एक शख्स को जब अपने शरीर का ऑक्सीजन लेवल गिरता लगा तो वो खाट लेकर पीपल के पेड़ पर ही बिस्तरा लगा बैठा। बताया गया कि विनोद शर्मा नाम का शख्स बीते 15 दिनों से पीपल के पेड़ पर ही अपना ठिकाना बनाकर रोज 5 घंटे बिता रहा है। इस शख्स का दावा है कि ऐसा करने से उसके शरीर का ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया है। ऑक्सीजन का सबसे बड़ा वो प्रभाव है। हम लोग गवर्नमेंट के सहारे नहीं है, युवा वर्ग है, सभी लोग जानते हैं कि पेड़ों से अच्छी शुद्ध हवा मिलेगी। हमारे प्रधान जी भी हैं, इन्होंने हमको सलाह दी सब लोगों को, कहा पीपल का साल है। कहीं सड़कों पर भीड़, कहीं लॉकडाउन का उल्लंघन तो कहीं कोरोना के नियमों की अनदेखी। और हद तो तब हो जाती है जब जानकारी की कमी की वजह से लोग पीपल के पेड़ के नीचे वक्त बिताने में इलाज देखने लगते हैं। कोरोना के लिए नियम बनाने के साथ ही लोगों को जागरूक करने की भी उतनी ही जरूरत है ताकि इस बीमारी से पार पाया जा सके। ब्रजपुर के डीएम की हनक देखिए।
कौन सा टेस्ट कराने गए थे? अरे सर वो दादी का दे गया था, नहीं तो नहीं निकलते हैं वैसे हम लोग घर से बाहर, इसीलिए नहीं ये पहले फोन तोड़ा, फिर मारा थप्पड़। घर से बाहर, इसीलिए नहीं ये पुलिस वालों से कहा मारो। भगवान टेस्ट करा के दिया था आपके सामने। जाते जाते बोले इस पर FIR करो। ये रिकॉर्ड कर रहा है। कहाँ रिकॉर्ड किया मैं? फोटो दिखा लो भगवान की कसम रिकॉर्ड नहीं किया हूँ। तो भैया कहाँ गए? पद का गुमान, हाकिम होने का अहंकार, खुद के सर्वशक्तिमान होने का भ्रम पालने वाले ऐसे ही होते हैं। जैसा सूरजपुर का ये कलेक्टर है। कोरोना की दूसरी लहर का कहर है, ये सच है। सच ये भी है कि छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन है। सच ये भी है कि कोरोना को मात देने के लिए इस लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराना जरूरी है। लेकिन क्या इसका मतलब ये हो जाता है कि जरूरी काम से घर से निकलने वालों के मोबाइल फोन छीनकर तोड़ दें, उन्हें थप्पड़ मारें, उन पर लाठी डंडे से हमले करवाएं? क्या परिवार के किसी बीमार सदस्य के लिए दवाई लेने जाना गुनाह है? क्या दवाई का पर्चा दिखाने के बावजूद किसी की पिटाई जायज है? आपका जवाब भले ही ना हो, लेकिन सूरजपुर के कलेक्टर को अपने ओहदे ने इस कदर अंधा बना दिया कि उन्हें जायज ही लगता है। यकीन नहीं होता है तो इस पूरे घटनाक्रम की तस्वीर फिर से देखिए और इस कलेक्टर के रुतबे से टपकने वाले हनक को महसूस कीजिए। कौन सा टेस्ट कराने गए थे? अरे सर वो दादी का दे गया था, नहीं तो नहीं निकलते हैं वैसे हम लोग घर से बाहर, इसीलिए नहीं ये भगवान टेस्ट करा के दिया था आपके सामने। ये रिकॉर्ड कर रहा है। कहाँ रिकॉर्ड किया मैं? फोटो दिखा लो भगवान की कसम रिकॉर्ड नहीं किया हूँ। तो भैया कहाँ गए? बताया गया कि वीडियो में नजर आने वाला ये लड़का दादी की दवाई और टेस्ट की रिपोर्ट लेने घर से निकला था। तभी सड़क पर लॉकडाउन का जायजा लेने निकले कलेक्टर साहब के अमले ने इसे रोक लिया। बाइक से उतरते ही पहले डंडे से स्वागत हुआ और फिर पर्चा दिखाने के बावजूद चालान कटवाने का फरमान आ गया। लड़के का दावा है कि जब घर से निकलने की वाजिब वजह बताने के लिए वो कलेक्टर रणवीर शर्मा के पास पहुंचा तो उन्हें फोन में पूरा वाकया रिकॉर्ड करने का शक हुआ और ऐसा शक होते ही गाड़ी की तरफ बढ़ते कलेक्टर लौटे और उनका गुस्सा फूट पड़ा। कौन सा टेस्ट कराने गए थे? अरे सर वो दादी का दे गया था, नहीं तो नहीं निकलते हैं वैसे हम लोग घर से बाहर, इसीलिए नहीं ये मेरी दादी एडमिट है कोविड में हॉस्पिटल में, तो मैं वहाँ गया था उनके लिए खाना लेके और उनका ब्लड टेस्ट करवाना था, तो लैब वाले भैया को भी उधरी से लेते गया था। वो फिर सिस्टर से हम लोग वो सैंपल निकलवाए ब्लड का, फिर वो भैया लेके आए, हम खाना दे के आया, फिर वो हम दोनों आए लैब में, फिर लैब में मैं पैसा वैसा जमा किया जितना भी उसका हो रहा था, फिर वहाँ से मैं अपना रिसीव विसीव लेके वापस आ रहा था। तो फिर इतना मैं वहाँ पे रुकवाए, बोले कहाँ घूम रहे हो, मैं पर्ची निकाल ही रहा था कि इतना में मेरे को एक डंडा मारे। फिर मैं कलेक्टर साहब को दिखाने गया तो फिर इधर से आए, बोले ठीक है जाओ, फिर मेरे को बुलाए, फिर उनको पता नहीं क्या लगा, मेरा मोबाइल लेके पटक दिए ज़ोर से और फिर मेरे को एक झापड़ भी मार दिए और फिर पुलिस वालों से भी पिटवाने लग गए और बोले इसके ऊपर FIR करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। जो भी प्रशासन करे सर, अब कोई छोटा अधिकारी गलती करता है तो हम तो उससे ऊपर वाले अधिकारी के पास जाते हैं कि सर ये गलती हुआ है, इनसे हमको ये हमारे साथ अन्याय हुआ है। अब ये तो पूरे जिला के जो मालिक हैं, सबसे प्रमुख हैं, वही ऐसा कर रहे हैं, हम किसके पास जाएँ? तो असमर्थ हैं किसी के पास भी जाने में, किसके पास जाके क्या बोलें बताइए।
कलेक्टर के रुतबे के बेजा इस्तेमाल का ये वीडियो कुछ ही देर में वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर कलेक्टर रणवीर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो गई। ट्विटर पर तो कलेक्टर को सस्पेंड करने की मांग ट्रेंड करने लगा। इस पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। बात बिगड़ती देख कलेक्टर को देर रात माफीनामा जारी करना पड़ा और कहना पड़ा कि अपनी करतूत के लिए वो शर्मिंदा है। हालांकि ऐसी हरकत के लिए उन्होंने जो दलीलें दी वो तस्वीरों से मेल नहीं खाती। जिन व्यक्ति का वो वीडियो है वो बाइक के ऊपर जो है वो जा रहे थे और मैं उस समय वहाँ मौजूद था। हमने जब पुलिस वालों ने और हमने जब उनको रोका तो वो रुके नहीं और हमें चोट लगने का डर था। जब उनको रोका गया तो उन्होंने कहा कि मैं वैक्सीनेशन लगवाने जा रहा हूँ। उन्होंने एक पर्ची दिखाई जो वैक्सीनेशन से संबंधित नहीं थी। बाद में वो बोले कि मेरी दादी जी को मैं देखने जा रहा हूँ। उन्होंने बदतमीज़ी की। मैंने आवेश में आके उनको एक चाटा मार दिया। मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने इस व्यवहार के लिए। अपने माफीनामे के अंत में रणवीर शर्मा ये दावा भी करते दिखे कि वीडियो में नजर आने वाले जिस लड़के को 13 साल का बताया जा रहा है वो करीब 24 साल का है। सवाल उठता है कि उसके बालिग या नाबालिग होने से कलेक्टर की हरकत को सही कैसे ठहराया जा सकता है। नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में हमेशा लीड किया है और खुद सबसे पहले आपदाग्रस्त इलाकों तक पहुंचने की कोशिश की है, तो दूसरी तरफ अपने तमाम मंत्रियों और सरकार को भी इस काम में लगातार राहत और पुनर्वास का काम मॉनिटर करते रहते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हीलिंग टच ही है जो उन्हें दूसरे राजनेताओं से अलग करता है। पीएम का पद संभालने के बाद जम्मू कश्मीर में बाढ़ ने 2014 में भयानक तबाही मचाई, तो पीएम मोदी ने पहले सितंबर में और फिर अक्टूबर में राज्य का दौरा भी किया और दौरों पर पीएम मोदी ने राहत कार्य से जुड़े तमाम अधिकारियों से बात की। एनजीओ और सामाजिक संस्थाओं को भी राहत के काम पर लगाया। जाहिर है केंद्र का मदद का हाथ बढ़ाना उन्हें बहुत भाया था और खासकर राहत कार्यों में सहायता का हाथ बढ़ाने की पीएम मोदी की पहल की तो तत्कालीन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी पीएम मोदी की खुलकर तारीफ की थी। ये आपत्ति सिर्फ जम्मू कश्मीर की नहीं है, ये पीड़ा सारे देशवासियों की है। ये नेशनल लेवल का डिजास्टर है और भारत सरकार पूरी तरह कंधे से कंधा मिला करके यहाँ की सरकार के साथ और आप सबके साथ खड़ी है। इसके बाद 2015 में भी देश ने एक संवेदनशील नरेंद्र मोदी को देखा। दिसंबर 2015 में तमिलनाडु में भयानक बाढ़ आई और खासकर चेन्नई बाढ़ की मार झेल रहा था। ऐसे हालात में पीएम मोदी ने खुद वहां जाकर राहत कार्यों का जायजा लिया और उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता के साथ राहत कार्यों पर चर्चा भी की थी। इसके बाद उन्होंने तमिलनाडु के लिए एक बड़े राहत पैकेज का ऐलान भी किया था। The government of India stand by the people of Tamil Nadu in their hour of need. 10 अप्रैल 2016 की सुबह जब केरल के कोल्लम में पुट्टीगल मंदिर में भयानक आग लगी तो पूरा देश सन्न रह गया। सैकड़ों लोगों की जानें गई। राज्य में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद पीएम मोदी उसी दिन केरल रवाना हो गए और मुख्यमंत्री ओबान चांडी के साथ हालात का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने राज्य सरकार के साथ साथ केरल के लोगों को ये भरोसा दिलाया था कि केंद्र सरकार मुसीबत की इस घड़ी में उनके साथ खड़ी है। जहां अकस्मात हुआ उस स्थान को देखा, उस मंदिर पे गया था, कोल्लम के अस्पताल पे, तिरुवनंतपुर के अस्पताल में गया, यहाँ के मुख्यमंत्री से बात हुई है
जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं उनके प्रति मेरी संवेदना है। 2 साल बाद यानी साल 2018 में एक बार फिर कयामत बरसी थी। केरल में भयानक बाढ़ आई। कुदरत के कहर की वो तस्वीरें देखकर हर कोई दहल गया था। उस दौरान भी पीएम मोदी केरल गए थे और सरकार को हर संभव सहायता और राहत मुहैया करवाई थी। ये तस्वीरें साबित करती हैं कि देश के कोई भी हिस्से में कोई भी आपदा आई हो, प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा फ्रंट से लीड किया है और राजनीति से ऊपर उठकर मुश्किल की घड़ी में बिना किसी भेदभाव के देश के हर नागरिक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान ओडिशा में फानी तूफान ने भारी तबाही मचाई। चुनाव प्रचार में जुटे होने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ओडिशा गए और राज्य के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को राहत और बचाव कार्य के लिए हर संभव मदद मुहैया करवाई थी। साइक्लोन की खबर आने के तुरंत बाद भारत सरकार ने पिछले हफ्ते साइक्लोन आने से पहले 381 करोड़ रुपए रिलीज किया था ताकि तत्काल काम में आए। आज जो मेरी राज्य सरकार से बात हुई है, तत्काल उनकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए 1000 करोड़ रुपीज 1000 करोड़ रुपीज और रिलीज किया जाएगा। मई 2020 में जब देश कोरोना से जूझ रहा था तो पश्चिम बंगाल और ओडिशा को अम्फन तूफान से भारी नुकसान हुआ था। ऐसे हालात में भी पीएम मोदी ने खुद पश्चिम बंगाल और ओडिशा जाकर न केवल बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया बल्कि बचाव और राहत कार्यों को भी देखा। इसके साथ साथ दोनों राज्यों के लिए उन्होंने फौरन एक बड़े राहत पैकेज को भी रिलीज कर दिया था। मैं इससे संबंधित सभी लोगों से संपर्क में था। भारत सरकार भी सतत राज्य सरकार के संपर्क में थी। साइक्लोन का नुकसान कम से कम हो, इसके लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने चाहिए उसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर के भरसक प्रयास किया। 7 फरवरी 2021 यानी वो दिन जब उत्तराखंड में एक बार फिर तबाही का मंजर देखा। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर के टूटने से एक बड़ा हादसा हुआ था। ग्लेशियर टूटने की वजह से धौली गंगा नदी में आई बाढ़ के बाद भारी नुकसान हुआ था। उत्तराखंड त्रासदी के दौरान पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के हल्दिया में थे, लेकिन वो अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बीच भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से लगातार बात करते रहे और वहां जारी राहत और बचाव कार्य की खबर का हर अपडेट लेते रहे। उत्तराखंड के साहसी लोग के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बंगाल प्रार्थना कर रहा है, देश प्रार्थना कर रहा है। सच तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार नहीं बल्कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान हर बार जिस तरह की नेतृत्व कला का प्रदर्शन किया है, दुनिया उसकी कायल हो चुकी है। आज भी देश कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी दृढ़ संयम दिखाते हुए देश के हर नागरिक का हौसला बढ़ा रहे हैं। और अब जब टाउटे के बाद यास तूफान खतरे की दस्तक दे रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इस खतरे से निपटने की तैयारी पूरी कर ली गई है। यानी मोदी है तो हर आपदा पर जीत मुमकिन है। कोरोना